आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के बारे में। क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ कि चैप्टर की आउटलाइन में आज मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों को 3.1 और 3.2 बताऊँगी। ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है गाइस। और आज मैं आपको 3.1 में क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये दो टॉपिक्स आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग में हम डायरेक्टली पढ़ना चालू करते थे। हम सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन मतलब क्या। इनहेरिटेंस मतलब वो चीज़ होती है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा थिंग है, मतलब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या है, दोनों एक जैसी चीज़। द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एज the transmission of genetic information from generation to generation is called as inheritance or heredity. Okay, we can know about them. Okay, अब क्या बता रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक पेरेंट से दूसरे अपने किड्स के ऊपर और फिर वो किड्स से अपने किड्स के ऊपर, जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ओके, अब बात ये होती है कि वेरिएशन क्या होता है। अब हमें इनहेरिटेंस का मतलब समझ गए, अब वेरिएशन क्या होता है, ठीक अपोजिट, ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स के पास तो नहीं है भैया पर चाइल्ड में आई है। ओके, दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रोजेनी में डिफायर हुए हो पेरेंट्स से। ओके, दोनों की बात क्लियर हो गई, ठीक है। वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में समझ गया। अब हम आते हैं कि जो हमारे ग्रिगोर्स मेंडल है। ओके, ग्रिगोर, ओके, एक सेकंड मैं आपको जूम कर देती हूँ। ओके, सो हाँ, हमारे जो ग्रिगोर मेंडल है, ओके, जो हमारे ग्रिगोर मेंडल है, उन्होंने क्या किया था, वो एक पीजेंट फार्मर के सन थे। ओके, मोराविया नाम के शहर में वो, या फिर गांव में जो भी बोले, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। उन्होंने कब हुए थे वो 1822 में। ओके, 1822 में। अब हमारे जो ग्रिगोर मेंडल है, उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था इनहेरिटेंस मैकेनिज्म के ऊपर। पहला एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द मेंडल, ओके, उन्होंने दिया था। उन्होंने वो भी एक्यूरेट दिया था, मतलब भैया उसको अब हटाया नहीं गया। ओके, मतलब उसी को चलाया जा रहा है सदियों से, वही मैकेनिज्म से आज भैया हमारी जेनेटिक्स के बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंस बताया गया। ओके, उन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की मदद से उन्होंने इनहेरिटेंस का मैकेनिज़्म हमें बताया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके गार्डन में जब वो खाली बैठे हुए थे, ठीक है, जब वो खाली बैठे हुए थे तब उनको याद आया, अरे यार चलो आज गार्डन में चलते। तो वो गार्डन में गए और गार्डन में जाने के बाद उन्होंने पी प्लांट्स को देखा। उनके गार्डन में एक पी प्लांट्स थे, जिसको उन्होंने देखा और सोचा कि भैया इनके इनहेरिटेंस के बारे में उनको अचानक से दिमाग आया, चलो यार आज कुछ कर देते हैं, कुछ नाम कमाएंगे। तो उन्होंने नाम क्या कमाया, उन्होंने नाम कमाया कि उन्होंने एक शब्द बता दिया, एक वर्ड बता दिया जिससे कोई भी फैमिलियर नहीं था। उन्होंने बता दिया इनहेरिटेंस होता है भैया, इनहेरिटेंस। सब लोग ने बोला क्या होता है ये। तो ग्रिगोर मेंडल ने क्या बताया था, ग्रिगोर मेंडल ने ये बताया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पी प्लांट, जो उनका पी प्लांट है उसके उन्होंने 7 ट्रेड्स बताए थे। उन्होंने क्या बताया था, 7 ट्रेड्स बताया था इनहेरिटेंस का। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, 7 ट्रेड्स में 7 चीज़ें बताया था। उन्होंने ये बताया था कि उसका शेप कैसा है, जो चीज़ है, जो भी चीज़ के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने किया था पी प्लांट के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, उसका सीड का शेप क्या था, उसके बाद वो सीड का कलर क्या था, उसके बाद पॉट का शेप क्या था, उसके बाद पॉट का कलर क्या था, फिर फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर क्या था, और फिर उन्होंने बताया था फ्लावर की लोकेशन और फ्लावर की हाइट क्या थी। ये सब सातों के सातों चीज़ें उन्होंने ये बताया था, 7 ट्रेड्स, इसे हम 7 ट्रेड्स बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया था, हमारे जो ग्रिगोर्स मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस लॉ बताया था, उन्होंने कब बताया था, 1856 से 1863 तक उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनको इतने साल लगे थे करने में। ओके, और वो भी मिड 19th सेंचुरी में, मिड नाइट बोल रहे, ओके, मिड 19th सेंचुरी में। ओके, उन्होंने क्या किया था, ये इनहेरिटेंस करने के लिए उन्होंने जो ये जो 7 ट्रेड्स के बारे में बताया था, उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने इसके अंदर दो चीज़ें देखी थी। सबसे पहला तो भैया कि जो हमारा पी प्लांट है, अब वो किस टाइप से इनहेरिटेंस फॉलो कर रही है, तो डोमिनेंट एक तो रेसिस्टिव, दो चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो अचानक से चालू कर दिया, डोमिनेंट और रेसिस्टिव मतलब तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं आपको, डोमिनेंट मतलब वो अलील जो कैपेबल होंगे ट्रेड्स को दिखाने में, ओके, उसे हम डोमिनेंट अलील बोलेंगे। रेसेसिव वो होते हैं जो अलील को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, अपना रेसेसिव। ठीक है, उसके बाद समझ गए। अब सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, जो जिस टाइप से वो उन्होंने ये टी जो भी है अभी आपको समझेगा नहीं, उसे उन्होंने जो टॉल ड्राफ्ट का जो मैकेनिज़्म शो किया था वो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। अभी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखो कि पॉट्स का शेप का कलर क्या होता है और पॉट का कलर क्या होता है, सीड का शेप कलर क्या होता है, चलो वो याद रख लो। तो पहले क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, उसके शीट का जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, राउंड रहेगा, ओके, और रेसेसिव में ठीक अपोजिट रिंकल्ड रहेगा, ओके। उसके बाद डोमिनेंट में सीट का कलर येलो रहेगा और इसमें ग्रीन रहेगा। इसके बाद पॉट का शेप इनफ्लैटेड रहेगा और इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। पॉट का कलर कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा, इसमें येलो रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का कलर कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा, इसमें वाइट रहेगा। फ्लावर की लोकेशन एक्सेल रहेगी, इसकी टर्मिनल रहेगी। अब सबसे मेन बात, प्लांट की हाइट कैसी रहेगी, इसकी टॉल रहेगी, इसकी ड्राफ रहेगी। तो आपको इतना ही याद रखना है कि डोमिनेंट में क्या होता है और रेसेसिव में क्या होता है। बस आप लोग इस बारे में सोचोगे यार कि डोमिनेंट में भैया सब चीज़ें तो अच्छी है, बस ये येलो सीट कलर क्यों आया और इसके अंदर ग्रीन क्यों आया, दैट वॉज एन क्वेश्चन, है ना, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूसरी वीडियो में बताने वाली हूँ। बस आप अभी इतना याद रखो कि सीट का शेप क्या होगा, डोमिनेंट में राउंड रहेगा, इसके अंदर व्रिंकल्ड रहेगा, सीट का कलर येलो रहेगा, इसका ग्रीन रहेगा, इनफ्लैटेड अपना डोमिनेंट में रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड व्रिंकल अपना रेसेसिव में रहेगा। ग्रीन पॉट का कलर डोमिनेंट में रहेगा, येलो पॉट का कलर रेसेसिव में रहेगा। फ्लावर का कलर पर्पल किस में रहेगा, डोमिनेंट में रहेगा, वाइट किस में रहेगा, रेसेसिव में रहेगा। एक्सेल लोकेशन किसका रहेगा, डोमिनेंट में रहेगा, और टर्मिनल लोकेशन किसका रहेगा, रेसेसिव का रहेगा। और प्लांट की हाइट टॉल और ड्राफ्ट रहेगी हमारे रेसेसिव में और टॉल रहेगी हमारी डोमिनेंट में। बस इतना ही आपको लर्न करना है। अब उन्होंने भैया ये तो एक्सपेरिमेंट बता दिया, प्ली प्लांट के 7 ट्रेड्स उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने ये किया कैसे, सबसे पहली बात उन्होंने किया कैसे, ठीक है। अब इनका रीज़न क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल ने सक्सेस किस तरह से पाई थी। उन्होंने क्या किया था, जब वो ये चीज़ें को बता रहे थे, जब वो खुद से उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 चीज़ अप्लाई करी थी, 4 थिंग्स उन्होंने अप्लाई करी थी। वो 4 चीज़ों ने उनको सक्सेस का रास्ता खोल दिया। वो 4 चीज़ों ने सबसे पहला क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट को केयरफुली प्लान किया था और लार्ज सैंपल इन्वॉल्व किए थे। हमारा जो प्ली प्लांट है उसकी शॉर्ट लाइफ टाइम रहती है। सबसे पहली बात उनकी शॉर्ट लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसको लार्ज सैंपल में एक्सपेरिमेंट को प्लान किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड किया था नंबर ऑफ़ प्लांट्स कि वो किस टाइप के हैं, और उस मतलब उन्होंने 2, 3 जितने भी हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा होगा उसके अंदर कि कितने फ्लावर्स पर्पल कलर के और कितने वाइट कलर के हैं, और उनको उन्होंने मतलब अगर 3 पर्पल है और 1 वाइट है तो उन्होंने क्या किया था, उसको रेशो में लिखा था, ठीक है, 3:2, ओके, 3:1 ऐसा इस टाइप से लिखा था उन्होंने सब चीज़ें नंबर्स को रेशो में एक्सप्रेस किया था, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गया। अब तीसरा क्या बता रहे थे, उन्होंने क्या किया था, ओके, इन प्ली प्लांट कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स कैन ईजिली रिकॉग्नाइज। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते थे वो क्या थे, ईजिली वो होते थे क्या, रिकॉग्नाइज, तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बात बताई थी, उन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट किया था
उसमें उन्होंने तीसरी बात ये डाली थी कि उन्होंने इसमें सबसे पहले मैथ्स अप्लाई किया था। अब भैया मैथ्स कहाँ से आ गया, तो भैया नंबर की बात आई तो भैया मैथ्स ही आया ना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर मैथ्स अप्लाई किया था और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स भी यूज़ किए थे। ओके, अब क्या बता रहे, इन्होंने क्या किया था, एक और चौथी बात उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो देखा था कि प्लांट की हाइट कैसी है, एक तो टॉल है या फिर ड्राफ है, ये दो चीज़ें भी उन्होंने देखी थी। अब भैया अब मैंने बता दिया आप लोगों को चार चीज़ें क्या थी, एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या थी, उन्होंने लार्ज सैंपल कलेक्ट किए थे और प्लान किया था। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने क्या किया था, दूसरी चीज़ में उन्होंने किया था, उन्होंने पहली चीज़ में किया था लार्ज सैंपल कलेक्ट, दूसरी चीज़ में किया था उन्होंने रेशोज़ में लिखे थे रिजल्ट्स को, तीसरी चीज़ में उन्होंने किया था उन्होंने मैथ्स लगाया था, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लॉजिक्स लगाए थे, और चौथे में ये लिखा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था अपोजिट ट्रेड्स में कि वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ठीक है। ये चारों चीज़ों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और इसी चारों चीज़ से उनका जो रोड था सक्सेस का वो उन्हें मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इतना सब कुछ देख लिया है, ठीक है। अब एक और मेन चीज़ जो हम यहाँ भूल चुके हैं पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहे, मेंडल पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी which then become the fundamental law of heredity as proposed by Correns in 19th। ओके, अब इसमें ये बताया था he visualized that the traits are such not inherited physically something and he coined the term factor। ओके, जो 90s में क्या हुआ था, जो हमारे कॉरेन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिडिटी जो मेंडल ने पोस्टुलेट किया था उसे फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी बता दिया गया था। अब हमारे जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चीज़ देखी थी उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट करते करते इनहेरिडिटी में कि भैया वो पास आउट तो हो रहे हैं पर किस चीज़ की वजह से पास आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने वो किस चीज़ को क्या बताया था, समथिंग, उस चीज़ को उन्होंने क्या बताया था, समथिंग, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बताया था फैक्टर। ओके, किन्होंने, कॉरेन ने। ओके, उसके बाद मेंडल फैक्टर्स आर नाउ टर्म हैज जीन्स, वही जो फैक्टर एक्सप्रेस किया गया था, मतलब वो समथिंग को जब फैक्टर बोला गया था और वो फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं, जीन। ओके, जीन बोला जाता है। जो ट्रांसमिशन होता है एक उससे दूसरे उसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन के मदद से ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बता रहा है, देखो अब हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो गया, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। अब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में क्या बता रहा है, देखो सबसे पहला टर्म दिया हुआ है कैरेक्टर्स। ओके, अब ये सब जो वर्ड है ना ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड के इसमें क्या होता है, हमारे जो बोर्ड साहब है वो क्या करते हैं, इसके डिफाइन कैरेक्टर्स डाल देते हैं, डिफाइन फैक्टर, डिफाइन अलील्स, डिफाइन डोमिनेंट, व्हाट इज़ होमोजाइगस, व्हाट इज़ हेट्रोजाइगस, ये सब वो डाल देते हैं। सबसे पहले ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। एकदम बेसिक से चालू करें। इट्स अ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर क्या होता है, एक ऐसा फीचर होता है ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है हाइट ऑफ स्टीम, वो क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ ना। जैसे हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, हमारे कैरेक्टर्स होंगे कि हम हमारे हाथ से क्या करते हैं, हमारे पैर से क्या करते हैं, वो चीज़, वो हमारी क्या हुई, हमारी हाइट क्या है, ये सब क्या हुआ, एक कैरेक्टर्स हुआ हमारा ह्यूमन बींग्स का। वैसे जो प्लांट्स का है, प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं जेनेटिक। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है, हाइट ऑफ अ स्टीम। अब उसके बाद ट्रेट के बारे में क्या बता रहा है, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। ओके, ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं वो एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं जो टॉल और
बेसिस में बताए जाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कि भैया वो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ, ये देखा जाता है ट्रेड्स में, ओके। अब और उसके बाद क्या बता रहा है, ट्रेड्स में तो और कुछ भी आ सकते हैं, जैसे शेप, कलर, ओके, ये सब लोकेशन, ये सब भी ट्रेड्स ही हुए, ओके। अब फैक्टर में क्या बता रहा है, इट्स अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, a particle present in organism which is responsible for the inheritance and expression of the characters. Factor is passed from one generation to next through gamete. Factor determines a genetical characters of an organism. Okay, it's a factor means कि ऐसी रिस्पॉन्सिबल इनहेरिटेंस जो एक्सप्रेस करता हो कि जो हमारा वो हो रहा है क्या, जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, हमारा गैमेट्स के थ्रू हो रहा है। सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जो हमारा वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जो गैमेट्स के थ्रू जो हमारा जेनेटिक्स पास हो रहे हैं, ओके, उसे हम फैक्टर बोलेंगे, वो चीज़ को हम फैक्टर बोलेंगे, ओके। उसके बाद जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट पर्टिकुलर एक थिंग है जो इनहेरिटेंस और कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इतना याद रखना। अलील में क्या बता रहा है, 2 or more alternative forms of given gene are called as allele of each other. 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे जीन्स के, ओके, जीन्स मतलब फैक्टर के, उसे हम क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे, ओके, अलील बोलेंगे। उसके बाद इसमें ये भी पता है, दे ऑक्यूपाइज आइडेंटिकल लॉकी पोजिशन, दे ऑक्यूपाइज आइडेंटिकल पोजिशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ओके। ये क्या है, इनके एक आइडेंटिकल पोजीशन भी है जिसे हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के उसमें, ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में उनके पास एक पोजीशन है जहाँ पे वो रहते हैं लॉकी में, ओके। उसके बाद अलील इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलियोमॉर्फ, ओके, एलियोमॉर्फ जो है वो एक अलील का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, इट्स allele that express its trait even in the presence of alternative allele only in heterozygous condition, okay। जब heterozygous condition होगी तभी ही ये एक्सप्रेस करेगा, क्या, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा alleles को, ओके। उसके बाद रिसेसिव ठीक उल्टा है, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है, और वो कब करता है, ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन में करता है, ओके। इसमें इतना ही। अब आ रहा है हमारा फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो याद आता है मुंह में बोलते समय। फिनोटाइप में क्या बता रहा है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। बाहर का जो अपीयरेंस दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल में, बाहर के जो कोई भी ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर के दिखने वाले, जैसे कि वो बॉडी टॉल है या डार्क है, वो बाहर का एक्सप्रेशन हुआ ना, बाहर की, जैसे मैं अगर कोई ह्यूमन सामने खड़ा है या फिर चलो एक प्लांट सामने रखा हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, हम बाहर से देखेंगे उसका कलर क्या है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी स्टीम कितनी लंबी है, ये देखेंगे ना हम। तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए ना उसके, इंटरनल नहीं हुए, ओके। फिनोटाइप मतलब वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाता हो, कोई भी ट्रेट्स चलते हैं उसमें। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है टॉल और ड्वार्फ के बारे में, ठीक है। अब जीनोटाइप में क्या बताया, genetic constitution of or genetic makeup of an organisms which respect to the particular trait। एक पर्टिकुलर ट्रेट की मदद से जो जेनेटिक मेकअप दिखाई दे रहा है हैज़ कम्पेयर टू, अब देखो जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पे, ओके, ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये ग्रीन वाला एक पेरेंट है। अब उसने क्या किया, ये एक फीमेल है और ये क्या है, ये मेल है। इन दोनों ने क्या किया, मेटिंग की, मेटिंग के बाद क्या हुआ, इनका एक इंडिविजुअल पैदा हुआ। इंडिविजुअल पैदा कैसा हुआ, सेम ही हुआ ना, दोनों ग्रीन ही हुआ है। क्या हुआ, इनका जेनेटिक मेकअप सेम जो ट्रेट से दिया हुआ है वही ट्रेट में हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, ओके। अब क्या बता रहे, देखो, अगर वहाँ ऐसा रहता है, ये रेड है और ये इंडिविजुअल येलो है, सॉरी ये पेरेंट्स येलो है, ये फीमेल ये मेल, इन दोनों का मेट हुआ तो इनका बच्चा कैसा होगा, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं जीनोटाइप में। अब क्या बताया, होमोजाइगस।
होमोजाइगस मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया प्योर, ओके। होमोजाइगस वो होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो आइडेंटिकल अलील पजेस करते हो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ट्रू, ओके। उसके बाद हेट्रोजाइगस वो है जो कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स बताते हो, जो कंस्ट्रक्टिंग अलील बताते हो एक पर्टिकुलर ट्रेट्स के, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ओके। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल होमोजाइगस में क्या बताया है, देखो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, यहाँ टॉल के दिए हुए हैं टीटी और यहाँ पे डार्फ के दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या है, होमोजाइगस, ओके। और यहाँ क्या दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस, ये क्या हुआ, होमोजाइगस, ठीक है। अब प्योर लाइन क्या है, an individual or a group of individuals which is homozygous or true breeding for one or more traits, okay. यहाँ पे इसे कितना बताया गया है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जहाँ पे होमोजाइगस ब्रीडिंग होती हो एक से या फिर वो एक से ज़्यादा ट्रेट्स से, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन, ओके। अब मोनोहाइब्रिड में क्या बता रहा है, इट्स अ हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड क्या है, हेट्रोजाइगस चीज़ है जो फॉर वन ट्रेट एंड इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, ओके। यहाँ मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है, ओके। रुको एक से मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली समझाती हूँ, ओके। सो हमारा जो मोनोहाइब्रिड है इसमें क्या बता रहा है, देखो एकदम प्रॉपर्ली देखना। इस मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, कोई भी एक ही ट्रेट कंसीडर्ड होगा, कोई भी एक ही ट्रेट, अब चाहे वो टॉल का हो चाहे ड्राफ का हो, पर वो प्योर होगा, नो मिक्सिंग, ओके। मतलब इधर का एक टी ले लिया, इधर का एक टी ले लिया, ऐसा वाला नहीं, प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब एक तो वो सिर्फ टी रहे या फिर छोटा स्मॉल टी रहे, ओके। ये इधर मोनोहाइब्रिड में बताया गया, कोई भी एक ट्रेट यूज़ होता हो, कंसिडर्ड होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड, ओके। उसके बाद आता है, अब F1 जनरेशन को आप 2 मिनट छोड़ो, मैं आपको डायरेक्टली अब वहाँ बताती हूँ क्या, डाईहाइब्रिड के बारे में, ओके। डाईहाइब्रिड में क्या बता रहा है, देखो वेयर इज़ दैट डाईहाइब्रिड, ओके। सो इसमें डाईहाइब्रिड के बारे में एक सेकेंड मेरे को एक बार देखने दो, हाँ, ओके। पहले हम F1 जनरेशन ही देख लेते हैं फिर, ठीक है। इट्स रेफर्स टू द फर्स्ट फाइनल जनरेशन, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ पेरेंटियल क्रॉस। F1 जनरेशन वो होते हैं जहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है, वहाँ जो भी जन आते हैं उन सबको वेलकम किया जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स की मदद से क्रॉस हुए हो और जितने भी उधर चाइल्ड्स या फिर ऑफस्प्रिंग तैयार हुए हो उन सबको वहाँ गिना जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इसको ले लो, ऐसा नहीं। वहाँ पे ऑफस्प्रिंग को, पूरे जनों को एक साथ कंसिस्ट किया जाता है, ओके। उसके बाद दूसरा क्या बता रहा है, अपना ये पूरा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का अपना आधा से ज़्यादा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके पास बचे हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि F1, एक सेकेंड, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाती हूँ, ओके। सो यहाँ क्या बता रहा है, देखो F1 जनरेशन के बारे में बताया मैंने आपको, अभी क्या बताया, F1 जनरेशन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमने क्या देखा था कि वहाँ जो भी फर्स्ट जनरेशन तैयार होती है, जो भी F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं उन सबको वहाँ पे कंसिडर किया जाता है F1 जनरेशन में, जितने भी प्योर पेरेंट्स से मेटिंग तैयार हुए हो, ओके। F2 जनरेशन में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ सेल्फ ब्रीडिंग होती है, सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन। वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पे सेल्फ ब्रीडिंग किया जाता है। जैसे कि हमारे अगर F1 जनरेशन में एग्जांपल दिया है, प्रोजेनी तैयार हुआ है T और T इंटू TT, ठीक है, प्रोजेनी, ओके। और F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, F1 जनरेशन। अब क्या बता रहा है, देखो पुनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड, ओके। चेकर बोर्ड जो है एक तरीके से हमें हेल्प किया जाता है जिससे हमें ना
क्रॉस ब्रीडिंग निकाल सके कोई भी चीज़ में। जैसे यहाँ पे बताया राउंड येलो सीड्स और रिंकल सीड्स के बीच में जो मेटिंग हुई है उनके बारे में बताया, किस वजह से हुई वो, किसके हेल्प से हुई वो, हमारे चेकर बोर्ड की मदद से। ओके, चेकर बोर्ड क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी टेबल है एक तरीके से, जो हमें बताता है कि वहाँ पे कितने रेशो में कितने हमारे वो ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं। ओके, इसे इतना याद रखना। अब हमारा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अब हम आए हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के पास। हमने होमोलॉगस के बारे में पढ़ा था, होमोलॉगस के बारे में, सॉरी होमोजाइगस के बारे में पढ़ा था। ये होमोलॉगस है, कंफ्यूज मत होना मेरे जैसे। ओके, होमोलॉगस में क्या बता रहा है, द मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली इन एसेंशियल आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल। ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकल भी सेम हो, जेनेटिकली भी सेम हो, स्ट्रक्चरली भी सेम हो, और उनका जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हो वो भी सेम हो, पर वो सब सेल्स कैसे हो, डिप्लॉयड हो। ओके, उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सब जो होता है क्रोमोसोम सिनेप्सिस, वो किसके मदद से होता है, मियोसिस। ओके, मियोसिस। हमारा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उसमें हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर जो डिप्लॉयड जो हमारे आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो मियोसिस के मदद से हुए हो, वो हमें क्या बोलेंगे, हम उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब हमारा आ रहा है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में क्या होता है, इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स। वहाँ पे F1 प्रोजेनी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस होता है कोई भी पेरेंट्स, अब चाहे वो टीस छोटा हो या फिर टीस बड़ा हो, कोई भी पेरेंट्स के साथ वो क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं F1 प्रोजेनी के साथ। ओके, अब टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस समझ गया। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इट्स अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब भैया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट आ गया, होमोजाइगस भी आ गया, रिसेसिव भी आ गया। होमो मतलब प्योर, रेसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ओके, वो दोनों का मिक्सचर आ गया वो पेरेंट्स का। वहाँ पे क्या होता है, जो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट है उनका क्रॉस होता है F1 प्रोजेनी के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ओके, अब आता है फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, हमने फिनोटाइप के बारे में पढ़ा था, अब फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इट्स अ रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2। यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ पे जो F2 जनरेशन में जो बेबीज तैयार हुए, जो ऑफस्प्रिंग तैयार हो, उसका रेशियो यहाँ देखा जाता है। ओके, सिर्फ इतना याद रखना। अब जीनोटाइप रेशियो में क्या दिखाया जाता है, इट्स अ रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन विद एन जेनेटिक मेकअप। ओके, सॉरी, फिनोटाइप में एक और चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ। फिनोटाइप में क्या बता रहा है, रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि वो भैया टॉल है या डाफ, वो भी वहाँ पे देखा जाता है फिनोटाइप में। ओके, और जीनोटाइप में क्या देखा जाता है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या पेरेंट्स के साथ सेम है या डिफरेंट है, वो चीज़ें देखा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो में। ठीक है, अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और फिर उसके बाद लास्ट आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, देखो, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफायरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहाँ पे जो क्रॉस होता है पेरेंट्स के बीच में, वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा उसके अंदर एक हेरिडिटी ट्रेट में डिफायरिंग होंगे वो पेरेंट्स के, उससे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या बता रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये बता रहा है, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफायरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट्स। वहाँ पे मतलब देखो, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एकदम इजीली लो, एकदम टेंशन मत लो, एकदम दिमाग को ऐसा खोल दो और सिर्फ इतना याद रखो कि मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ट्रेट अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल ना हो, डिफायरिंग हो, ओके, सेम ना हो, उससे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे देखो,
अगर वहाँ पे एक ही, जैसे ले लेते हैं हम टीटी, ये हमारे टीटी हमारे पेरेंट है, ठीक है, पर उनका ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, ये टी हो गया स्मॉल वाला, डार्क हो गया, मतलब वो डिफायरिंग हुए ना, वो हुआ मोनोहाइब्रिड, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेट, चाहे वो कौन सा भी ट्रेट हो, स्किन कलर हो, हाइट हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड में क्या होता है, डाई हाइब्रिड में दो ट्रेट्स, कोई भी दो ट्रेट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं सीट का कलर, ठीक है, अगर पेरेंट, इनका सीट का कलर क्या है, पेरेंट्स, ओके। पहले मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो ना, ठीक है। ये हमारे पेरेंट है ग्रीन वाले, और ये ऑफस्प्रिंग है वो वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारे पेरेंट है वो क्या है, ब्लू कलर की उसकी सीड है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, नहीं तो सोचोगे ब्लू कलर का क्या होता है, कौन सा सीड होता है, ठीक है। और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का बच्चा हो गया, मतलब ऑफस्प्रिंग हो गया, प्लांट हो गया। दोनों में क्या हुआ, सीड का कलर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा हाइट, हमारा जो हाइट है इसका टॉल है पेरेंट का, पर बच्चा कैसे हुआ, डार्क हुआ। मतलब कोई भी दो ट्रेट्स, चाहे वो कलर हो, सीड का कलर हो, फ्लावर कैसा भी हो, कोई भी दो ट्रेट्स जो डिफरेंट होंगे उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको समझ गई। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हमारा थर्ड चालू होगा डायरेक्टली, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, हाँ, आपको मैंने बोला था कि मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूँगी डोमिनेंट और रिसेसिव में जो सीड शेप, सीड कलर, जो 7 ट्रेट्स हुए थे वो किस टाइप से हुए हैं, ओके। इसकी जो वीडियो है मैं आपको भेजने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से, जैसे ये वीडियो आप लोग चेक कर ले, देख ले, ओके। प्लीज़ गाइज इन सबको समझाने में, और इसका जो नोट्स है मैं आप लोग को दे दूँगी, आप लोग टेंशन मत लेना। पर गाइज बहुत मेहनत लगती है सब समझाने में आप लोगों को। प्लीज़ गाइज कम से कम 100 सब्सक्राइबर कर दो, 100 सब्सक्राइबर हो गए ना तो बहुत बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज अगले वीडियो आप ज़रूर देखना, उसको भी मैं एकदम ईजी तरीके से और एक ट्रिक भी लेकर आऊँगी, ठीक है गाइज, उसको लर्न करने की। सो ठीक है।